Hello dear students. Today we are going to start new topic in physical chemistry, that is solid state. बहुत important है, बहुत interesting है ना? काफ़ी कुछ calculations इसमें आएंगी solids की, crystals के structure के बारे में हम सीखेंगे, various calculations करेंगे, okay? And JEE Mains, JEE Advanced या कोई भी competitive exam हो, question यहाँ से reflect होता ही है, okay? So let us start. सॉलिड स्टेट और क्रिस्टलोग्राफी, ओके, इसको क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं. ग्राफी यानी स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, राइट. तो एज वी नो, अगर हम बेसिक्स देखें तो मैटर के इंपॉर्टेंट 3 स्टेट्स हैं, जिसमें आप जानते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड थर्ड होता है गैसियस स्टेट. ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट एंड लिक्विड्स हम पढ़ चुके हैं. अब हमारा फोकस होगा यहाँ पे सॉलिड स्टेट पे. तो सॉलिड्स के बारे में अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें सॉलिड्स के बारे में, तो आपको मालूम है फिक्स्ड मास है ना. मास फिक्स्ड होता है. मास तो सबका ही फिक्स्ड है, खैर शेप फिक्स होता है, ठीक है ना. वॉल्यूम फिक्स होता है. फिक्स्ड मास, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है. उसके अलावा एक तो ये पॉइंट हो गया सॉलिड्स के बारे में. वी नियरली इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड्स आर रिजिड. सॉलिड्स कैसे होते हैं? 100% रिजिड बॉडी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ नियरली रिजिड आप कह सकते हो. तो सॉलिड्स आर रिजिड यानी नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं. मास, शेप, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है. इसके अलावा आप कह सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट. लिख लीजिए, इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहीं पे होते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट, इसीलिए जो मोशन होगा पार्टिकल का वो वर्स्ट होता है इसमें, ठीक है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट. लिक्विड में आप जानते ही हो मास तो फिक्स होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, डेफिनेट नहीं होता है. लिक्विड्स एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. फटाफट लिख लीजिए, दे हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, बट दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट. नोट करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट. अब आ जाइए गैसियस स्टेट. इनका सिर्फ मास डेफिनेट होता है, ना तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड शेप ऑफ द गैस इज शेप ऑफ कंटेनर. तो मास जो है, मास ऑफ गैस ये डेफिनेट है, अनडाउटेबली डेफिनेट है. वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें वो रखा हुआ है ना. ये सब बातें तो आप लोग जानते ही हो. इसके अलावा शेप ऑफ जो गैस है, शेप ऑफ गैस ये भी शेप ऑफ कंटेनर होता है ना. शेप ऑफ, जिसमें भी जैसे बलून में गैस फिल कर दी तो बलून का शेप ले लेगा, शेप ऑफ कंटेनर. तो कुछ ही बेसिक पॉइंट मैंने बताए. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट है ना, वीकेस्ट. तभी तो ये रैपिड रैंडम मोशन कर रहे होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल. ड्यू टू दिस द रैपिड रैंडम मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन गैसियस स्टेट, है ना. बात समझ में आ गई. ये सब हम गैसियस स्टेट में पढ़ चुके हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जहां तक बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे स्ट्रांग होगा सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और फिर गैसियस स्टेट, ठीक है. तो जो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, क्लोज पैकिंग है, वही सॉलिड्स को नियरली इनकम्प्रेसिबल बनाती है, ठीक है बेटा. ये कुछ सिंपल इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमने देख लिया मैटर के तीनों स्टेट और इसके बारे में थोड़ा सा. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. यहाँ पे हमारा पूरा फोकस सॉलिड्स में होगा. लिक्विड और गैस ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. तो अब लिखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में आप देखेंगे 2 टाइप के सॉलिड्स हैं, उनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके. एंड नंबर 2 एमोर्फस सॉलिड. एमोर्फस मतलब होता है आपके
अमॉर्फस, मॉर्फोलॉजी यानी शेप, नो शेप। एमॉर्फस वर्ड का मतलब ही है, एमॉर्फस जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब है नो शेप। अ मतलब एब्सेंट, मॉर्फोलॉजी यानी शेप, तो कोई शेप नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में हम डिफरेंस भी देखते जाएंगे और हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं, तो उनकी बातें करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज जिनके रिस्पेक्ट में हम लोग इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्योमेट्री और शेप, है ना, ज्योमेट्री या शेप, ज्योमेट्री और शेप। तो इसमें लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखिए हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। एंड इसमें लिखिए डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। इसमें लिख लीजिए हैव रेगुलर ज्योमेट्री, डेफिनेट फिक्स ज्योमेट्री, जो भी एक डिफाइंड ज्योमेट्री होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है। डज नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। इसमें तो आपको नेम से ही क्लियर है, अ मतलब नो, मॉर्फस मतलब शेप। ब्रैकेट में लिख लो अ मॉर्फस मीनिंग नो शेप, ठीक है, पहली बात होगी। सेकंड, और अगर इसमें अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस देखोगे तो ज्योमेट्री शेप का हो गया। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है ना तो इनके मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन में दीज हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। और इसमें लिखिए डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक रेंज में मेल्ट होता है। जैसे मान लो किसी अमॉर्फस सॉलिड का हम कहें कि मेल्टिंग पॉइंट सपोज वो 30 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू होगा, तो इसमें और इसमें 30 डिग्री का मीनिंग क्या है, डॉट 30 पे मेल्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट और फ्रीजिंग में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन ये जो है आपका यहाँ एक रेंज 30 से लेकर 31 तक, 30.5 डिग्री तक धीरे 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 मेल्ट होता है। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और सबके पीछे कारण क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री क्यों होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर के फोर्स सफिशिएंट हैं होल्ड करके रखने में, तो रेगुलर ज्योमेट्री दिखेगी। और थोड़े वीक पड़े तो लूज, गैस का शेप क्यों नहीं होता, कोई फोर्सेस वीक है, ठीक है। लिक्विड का शेप क्यों नहीं होता, फोर्सेस वीक है। चलिए थर्ड मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया आपने। फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी मतलब हीट, हीट इन फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, मतलब हीट इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेल्टिंग। ये तो तय है कि मेल्ट करोगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, तो कहां ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे होगा कि नहीं, क्यों ज्यादा की। और एक डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वेल डिफाइंड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल मैग्नीट्यूड के हैं, तो एक पर्टिकुलर हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ फिर वही बात कि एक शार्प एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं आएगा, है ना। तो लिखिए दीज हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक फिक्स वैल्यू आएगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दीज डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस देखिए, नेचर, नेचर, तो नेचर में दीज आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। एक्चुअल सॉलिड के डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है ये, ठीक है ना। सॉलिड्स नियरली रिजिड होने चाहिए, ये उतने रिजिड नहीं होते हैं। अगर मैं पहले ही इनके दोनों के एग्जांपल बता दूं ना तो आपके दिमाग में और पॉइंट्स क्लियर होने लगेंगे, मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ NaCl ले लीजिए और यहाँ पे आप ग्लास ले सकते हैं या रबर ले सकते हैं। तो ग्लास का कोई शेप होता है नहीं, ग्लास का कोई आपको मतलब ट्रू जो आप रिजिड होता है क्या, रिजिड नियरली इनकम्प्रेसिबल, जी नहीं। रबर नियरली इनकम्प्रेसिबल है क्या, जी नहीं। बात समझ में आ रही। तो अगर एक एग्जांपल लेके बातें करोगे तो ये पॉइंट बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये ट्रू सॉलिड्स हैं और एमॉर्फस को कहते हैं स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो सॉलिड्स, है ना। और सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब क्यों कहते हैं, देखिए ब्रैकेट में, वहीं पे लिख लीजिए ब्रैकेट में, एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, ये बात हमें पढ़ना है। तो लिखिए लिखो बेटा, amorphous solids have
tendency to flow like liquid. Amorphous solids have tendency to flow like liquid. टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड. जैसे आइस रख दो तो क्या होगा, धीरे धीरे फ्लो करने लगेगा कि नहीं, है ना. ऐसे ग्लास अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो लिक्विड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है. तो एमोर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड. चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस एनाइसोट्रॉपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. एनाइसोट्रॉपी स्लैश आइसोट्रॉपी, ये इसका मीनिंग पूछते हैं. आइसोट्रॉपी, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपी है ना. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक. एनाइसोट्रॉपिक दैट इज, इसका मतलब क्या है, अ लग गया मतलब एब्सेंट, है ना. दैट इज देयर प्रॉपर्टीज सच एज mechanical strain, their properties such as mechanical strain, refractive index, conductance, thermal electrical conductance, etc. are not identical in all direction. इसका कारण मैं बताऊंगा. etc. are not identical in all direction. यहाँ लिखिए, amorphous solids are isotropic, that is their physical properties, मतलब जो उधर आपने डिस्कस की, आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस, नेक्स्ट रेंज उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखिए, दीज आर रिगार्डेड एज लॉन्ग रेंज सॉलिड्स. क्या बोलते हैं इनको, लॉन्ग रेंज सॉलिड्स. क्योंकि जब आप क्रिस्टल में स्टडी करेंगे तो एक लॉन्ग रेंज तक सेम पैटर्न मिलेगा पार्टिकल्स का, वेरिएट नहीं होता है ना, अलग अलग नहीं आएगा. These are regarded as short range. एक कुछ रेंज तक तो आपको पैटर्न सेम देखेगा, फिर चेंज होने लगता है. शॉर्ट रेंज सॉलिड्स. ठीक है, आ गया समझ में. अब नोट पॉइंट लिखो नीचे, तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स और लिख लीजिए. एग्जांपल्स और लिखना है जरा, फिर नोट पॉइंट पे आते हैं. एग्जांपल्स यहाँ लिख दो, NaCl, KCl, जो भी आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, CaF2, एक्सेट्रा. यहाँ पे लिख लीजिए ग्लास, रबर एक्सेट्रा, ग्लास, रबर एक्सेट्रा. तो ये डिफरेंस है. अब लिखो बेटा, नोट पॉइंट लिखिए, फटाफट लिखें आप लोग नोट पॉइंट. विंडोज ग्लास फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन, window glass from ancient civilization acquire, window glass from ancient civilization acquire some milkiness because amorphous solids acquire some crystalline nature, at high temperature. Amorphous solids acquire some crystalline nature at high temperature. क्या होता है एक्चुअली, देखिए ध्यान से, कि ग्लास पैनल्स जो होते हैं पुरानी बिल्डिंग्स की, बहुत पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये ग्लास पैनल निकालोगे ना, तो जैसे नया लगाओ तो ट्रांसपेरेंट होता है, और बहुत पुराना हो गया तो मिल्कीनेस आने लगता है. तो इसका कारण पूछा जाता है. तो बहुत हाई टेम्परेचर पे सनलाइट में एक्सपोज होगा तो धीरे धीरे एमोर्फस सॉलिड्स में कुछ क्रिस्टलाइन नेचर आने लगता है, इसलिए वो मिल्कीनेस आता है. ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखिए. ये तो नोट 1 हो गया. नोट 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ionic, molecular, covalent and metallic solid. Further classified into number 1 ionic solids, number 2 molecular solids, number 3 covalent solids and number 4 metallic solids. यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेटा. ठीक है, तो जैसे हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे. देखिए टाइप्स कौन कौन से हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है, प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज एंड लास्ट में एग्जाम्पल। यहाँ से मोस्टली एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाता है सॉलिड्स में। तो टाइप्स में सबसे पहले देखिए आयनिक सॉलिड्स। वैसे तो नेम से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। आयनिक सॉलिड्स, इंटरमॉलिक्यूलर, आयनिक सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? जैसे NaCl है तो Na+Cl- Na+Cl- तो आयनिक बॉन्ड ही तो होगा। तो लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में लिखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में लिखिए आयनिक बॉन्ड। प्रॉपर्टीज में आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं? हार्ड, ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल में आ जाएगा आपका NaCl जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, KCl एक्सेट्रा। ठीक है। आयनिक सॉलिड के बाद लिखिए नंबर 2 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये तो कोई भी बता देगा इसलिए एग्जामिनर इसको नहीं पूछता है। दो आते हैं, मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट सॉलिड में कंफ्यूज करता है बच्चों को, मैं भी बताता हूँ आपको। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे है। जैसे आयंस हैं दो, तो दो आयंस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज डायमंड है, तो डायमंड आप लोग जानते हो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है। अब उसमें जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं कार्बन की, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। और I2 आयोडीन, ये भी एक सॉलिड है, लेकिन I2 में दो I2 के बीच का फोर्स कोवेलेंट नहीं होगा, दो I2 के बीच में लंदन्स फोर्स काम करेगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। अब जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कब कहते हैं? जब आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कोवेलेंट हो गया, जैसे SiO2 याद आ रहा है, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं हम SiO2। तो SiO2 में आपने देखा होगा एक कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है सिलिका का, इसलिए हाई मेल्टिंग सॉलिड है ना। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स कैसे हो बताइए? अगर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स आयनिक हो, आयनिक होगा तो उसे मॉलिक्यूल कहना गलत है, तो आयनिक सॉलिड हो जाएगा। अगर वो फोर्स वीक वैंडरवाल सेकेंडरी फोर्सेस हो, जैसे वैंडरवाल फोर्स है ना, डिस्पर्सन फोर्स, वैंडरवाल फोर्स की कैटेगरीज आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ये सब आ जाए तो आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब प्राइमरी फोर्स भी कोवेलेंट है और सेकेंडरी फोर्स भी कोवेलेंट है, मतलब नेटवर्क जो बन रहा है उसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसे हम कहेंगे कोवेलेंट सॉलिड। और एक मेटेलिक सॉलिड हो तो आसान है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिखिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर लिखो, डिस्पर्सन फोर्स, वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं मेनली। डिस्पर्सन फोर्स पढ़ाया गया है आपको, डिस्पर्सन फोर्स, या इसमें लिख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज लिखिए, सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टिंग। आयनिक सॉलिड्स कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन मॉल्टन स्टेट में या फिर किस में होते हैं बेटा? एक्वस स्टेट में, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में लिखो, जैसे H2O आइस, मतलब आइस है ना, आइस, इसको आइस लिख दीजिए ब्रैकेट में। मॉलिक्यूलर आयोडीन, डिस्पर्सन फोर्स, नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्सन फोर्स है ना, I2 हो गया, आइस हो गया, ये जो सॉलिड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या? जैसे उसने बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बच्चा क्या सोचता है, सर आयोडीन में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑप्शन में रहेगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। यही दो कंफ्यूजन के कारण है। आयनिक तो कोई भी बोल देगा आयनिक नहीं है, मेटेलिक कोई भी बोल देगा मेटेलिक नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर है या कोवेलेंट है? अब बहुत बुरी तरह फंसता है बच्चा, क्यों कहता है सर इसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड है। सर ये क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच के फोर्स के बेसिस पे नहीं है, ये क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे मान लीजिए वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है ना, वो सेकेंडरी फोर्स देखना है आपको, समझ गए? आ रही बात समझ में? तो जैसे आपका I2 और I2 के बीच में जो फोर्स होगा
I2 और I2 के बीच में जो वीक फोर्स, कौन सा फोर्स होता है, इंड्यूस्ड, है ना, डाइपोल इंटरेक्शंस जो होते हैं, डाइपोल तो नहीं है ये आपका ये डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स काम करता है, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स काम करता है। ऐसे वाटर में H2O में क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो ये फोर्स देख के आपको आंसर देना है, ना कि आप ये वाले फोर्स देख लेना। समझ गए भाई? थर्ड लिखो बेटा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखो बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे, डायमंड। अब डायमंड में आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन की टेट्राहेड्रल यूनिट है वो खुद कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी होती है, मतलब कार्बन के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो दो यूनिट को जोड़ने वाला बॉन्ड है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, डायमंड। इसके अलावा आपने पढ़ा है सिलिका, SiO2, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा कार्बोरेंडम जानते हो, सिलिकॉन कार्बाइड। यही कारण तो है कि कोवेलेंट होने के बावजूद भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। लास्ट लिखिए, मेटेलिक सॉलिड फोर्स हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड। फिर लिखो वेरिएबल हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, वेरिएबल हार्डनेस, क्योंकि मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, नाइफ से कट जाते हैं अल्कली मेटल्स, वेरिएबल हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, गुड कंडक्टर। एग्जांपल्स में लिख लीजिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये आपसे ना तो मेटेलिक सॉलिड पे क्वेश्चन पूछने वाला है और ना वो आपसे आयनिक सॉलिड पे क्वेश्चन, वो आपको फंसाएगा मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट सॉलिड। तो बस आपको ये देखना है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो वो कोवेलेंट सॉलिड है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कब कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कब कहोगे, है ना, सॉलिड और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बताना बेटा। सॉलिड मॉलिक्यूलर कब कहेंगे, जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कौन से हैं, बोलिए, ये आपके हैं वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बात समझ में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। और कोवेलेंट सॉलिड कब कहलाएगा, बोलो। कोवेलेंट सॉलिड तब कहेंगे जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खुद कोवेलेंट। सिलिका का स्ट्रक्चर यार SiO2, इस टाइप से जुड़ते जाते हैं ना, सिलिका के यूनिट O, SiO, ऐसे फिर नीचे SI, ऐसे 3 डायमेंशनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। इसलिए तो पूछते हैं कि CO2 गैस है लेकिन SiO2 सॉलिड क्यों है, क्योंकि SiO2 में 3 डायमेंशनल नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है, CO2 में ये पॉसिबल नहीं है। कार्बन जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है क्योंकि उसका पी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ स्ट्रांग होता है। सिस्टम एनी हाउ स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है, आइदर बाय द फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, पी बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन का साइज कंपेरेबल है लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन के साइज में वेरिएशन है, तो पाई बॉन्ड वीक बनता है, इससे अच्छा वो कहता है मैं 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लूंगा, वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट सॉलिड स्टेट का हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन वगैरह। अब सभी हेडिंग लिखेंगे, यूनिट सेल। अब धीरे धीरे ये टॉपिक अब आगे बढ़ेगा और कैलकुलेशंस पे आएगा। यूनिट सेल क्या होता है, देखिए, किसी भी आयनिक सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी बेसिक यूनिट को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल क्यूबिक शेप का है, क्यूबिक क्रिस्टल है, तो उसकी यूनिट सेल भी क्यूबिक होगी, है ना। तो यूनिट सेल इज नथिंग, इट इज द प्राइमरी, आई मीन बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द एंटायर क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो लिखिए यूनिट सेल में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रिस्टल, basic structural unit of the crystal structure, basic structural unit of the crystal structure। ठीक है, basic structural unit of the crystal structure। सेकेंड पॉइंट लिखो, collection of lattice point
collection of lattice point whose repetition produce entire crystal lattice. Collection of lattice points whose repetition produce entire crystal is called unit cell. Next point, an unit cell is a basic structure. Next point, an unit cell is a basic structure of crystal lattice. Basic structure of crystal and is characterized by, उसको दो तरीके से characterize करते हैं. Characterized by number one, as is A, B, C and B interstitial angle. एजेस के बीच के एंगल कहलाते हैं इंटरस्टिशियल एंगल, अल्फा बीटा गामा. ठीक, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. आपके सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल पे डिटेल स्टडी है. तो फॉर एग्जांपल क्यूबिक यूनिट सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है. पूरे क्रिस्टल का बेसिक स्ट्रक्चर अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक ही होगा बेसिक स्ट्रक्चर भी. ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं. जैसे मान लीजिए ये क्यूब है. ठीक, क्यूब के आपको डायमेंशंस पता ही हैं. ठीक है, ये आपका ए, मान लीजिए ए बी और सी. ठीक है, ए बी और सी. आपको मालूम है क्यूब के अंदर इन क्यूबिक यूनिट सेल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है. और ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है. ये अगर हम 3D में इसको बनाएं, 3D है क्यूब तो, और ये जेड एक्सिस है मान लो. ठीक है, तो एंगल यहाँ पे जो एंगल होता है, ये एंगल आपको पता रखना है कौन सा एंगल कहाँ के लिए डिफाइंड है. ये अल्फा है. ये यहाँ पे एंगल जो है वो बीटा है, और जो यहाँ पे एंगल है वो गामा है. ठीक है, अल्फा बीटा गामा. तो आपको मालूम है कि क्यूब के अंदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है. और एक बात और पता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है. ठीक है भाई, ये क्यूबिक यूनिट सेल है. नोट कर लीजिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल है. अब लिखें क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस, पुट द हेडिंग क्रिस्टल लैटिस, a regular arrangement of particles in three-dimensional stereo space. A regular arrangement of particles in three-dimensional stereo space which is generated by the repetition of unit cell, which is generated by the repetition of unit cell is called crystal lattice. Generated by the repetition of unit cell is called crystal lattice. अब मैं आपको क्रिस्टल लैटिस बनाना सिखाता हूँ. अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, उससे आप जैसे क्यूबिक यूनिट देखिए, यूनिट सेल यानी यूनिट पार्ट. अब हम एक 3D क्रिस्टल बनाएंगे. ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे बनाओ. आपको क्या करना है, एक इस टाइप से रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए. और अब आप अपनी नोटबुक में 1 लाइन का मार्जिन रखेंगे बस. और जो ये आपको ये गैप ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. जैसे इधर 1 लाइन, ये 1 लाइन, यहाँ भी इतनी ही विड्थ का गैप छोड़ो. ठीक है, और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर बनाना. हालांकि रेक्टेंगुलर नहीं होता है, बट हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉपर विजुअलाइज करने के लिए हमें लगेगा वो. ये 3 बॉक्सेस पहले बना लीजिए फटाफट. उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको मैच कर दीजिए. कॉर्नर्स को मैच कर दीजिए. कर लिए. और यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ये लाइंस आ रही हैं, बीच में एक सेम लाइन ड्रॉ करो. सेम लाइन उसी डायरेक्शन में, ठीक सेंटर. ठीक है, प्लेन्स बनाएंगे. अब इसकी जो ये इस वाले प्लेन की अंदर वाली लाइन है, उसको इस वाले प्लेन के आउटर लाइन से मिला दो. इसके सेंटर लाइन को इसको सेंटर लाइन से मिला दो, और इसकी बाहर वाली लाइन को इसके अंदर वाली लाइन से मिला दो, और फिर इसको मैच कर दो. ये लो,
तो ये भी उसी डायरेक्शन में आ गया, समझ गए। ऐसे ही फिर देखो ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इसके सेंटर पे ऐसी लाइन बनाइए, ये बाहर वाली लाइन है, उसको इस वाले प्लेन के अंदर वाली लाइन से मैच कर दो। ये लो, सेंटर को सेंटर से मैच कर दो, ठीक है, और अंदर वाली लाइन को बाहर से, और फिर इसको ऐसे ये। एंड आफ्टर दैट बीच में ये आपका ये बन गया क्रिस्टल लैटिस 3D। अब इसमें आप चाहें ये तो मैं क्यूब दिखा दूंगा आपको कि सर यूनिट सेल कहाँ है, अभी दीजिए आपको मैं यूनिट सेल दिखा देता हूँ। ये देखिए यूनिट सेल अगर आपको देखना है, देखो मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो सके इतने बड़े क्रिस्टल में यूनिट सेल कहाँ है। आई होप कुछ बच्चों को दिख गई होगी। बहुत सारी यूनिट सेल्स होंगी ना बेटा, यहाँ एक आध थोड़ी होगी, तो 3D क्रिस्टल है पूरा। दिख गया, गलत तो नहीं बन गया जी, परफेक्ट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन और रहेगी, जस्ट प्लीज, कह रहा हूँ मैं कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, ये रहा, बन गया। ये जो एक और क्यूब दिख रहा है वो पीछे वाले बोर्ड के पीछे प्लेन पे है, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है कि ये क्या है, ए है, ये क्या है बेटा, ये अब यहाँ आपको लग रहा है कि ये बड़ा है छोटा है, बट क्यूब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। प्रॉपर क्यूब होगा तो ऐसा नहीं, बी है, ए बी, और ये क्या है, सी। अल्फा बताओ कहाँ होता है, बी और सी का एंगल है अल्फा। ये ऐसे बाइसेक्ट 45 डिग्री पे नहीं, वो पीछे है बेटा, ठीक है ना। ये बीटा है और ये क्या है, गामा है, ये एंगल्स हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल अगर है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। ये क्रिस्टल लैटिस नोट कर लीजिए, बना लीजिए अच्छे से। मैंने मेथड भी आपको सिखा दिया है कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है ना। मेथड भी आपने देख लिया कि इसे कैसे ड्रॉ करना है। बहुत सारे क्यूब मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी कनेक्ट करो, बहुत सारी यूनिट सेल्स हैं उसमें, ओके। होप आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, है ना, एंड क्रिस्टल सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ये जो अभी मैं टेबल बनवाने जा रहा हूं आपको, वहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर एग्जाम में, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, जैसे अपन ने पढ़ा ना क्यूबिक, तो ऐसे ही टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, राइट। लेकिन इस टेबल को याद रखने की ट्रिक लाइव सेशन में बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं बना देता हूं, आप देखिए लॉजिक अगर कैच कर सकते हो कि कैसे दिमाग में रखना है। अदरवाइज इतना रैंडम है ना ये कि मेमोराइज करना बहुत कठिन है। आई लेट यू नो हाउ टू मेमोराइज दिस टेबल। अगर आप डायरेक्ट यहाँ बना के जो मैं बना रहा हूँ उससे सीख पाते हो, यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टू, ओके। तो लिखिए टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ओके। लिखिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम that consist of total 14 types of lattice, that consist of total 14 types of lattice which are collectively called Bravais lattice। क्या बोलते हैं उनको, collectively called Bravais lattice। उनको हम collectively बोलते हैं Bravais lattice, Bravais साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो 7 टाइप के सिस्टम में 14 टाइप का पॉसिबल अरेंजमेंट है, उनको एक साथ हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रेविस लैटिस। अब इसको देखिए, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक, टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स, आपको टाइप्स एक्सेस याद रखनी पड़ेंगी, एजेस, उसके अलावा इंटरस्टिशियल एंगल, एजेस, ए बी सी का क्या अरेंजमेंट होता है। एजेस के बाद इंटरस्टिशियल एंगल, बताया मैंने अभी आपको, इंटरस्टिशियल एंगल,
ये क्या है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, फिर नेम ऑफ ब्रेविस लैटिस, नेम ऑफ ब्रेविस लैटिस, और लास्ट है एग्जाम्पल्स। नोट करिए, पहले टेबल बनाइए, फिर मैं इसको आपको फिल करना सिखाता हूँ, ठीक है। क्या क्या लिख लिया आपने? टाइप्स, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, फिर एजेस, ओके, टाइप एजेस, देन टाइप कौन कौन से हैं, टाइप्स, फिर एजेस, आई। इसमें से ये वाला पार्ट, सिर्फ ये पोर्शन एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, बाकी सभी हम अपनी ट्रिक से चल सकते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप है इसमें क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, ओके। फिर सेकंड आता है रोम्बोहेड्रल, पहले नेम लिख लीजिए, रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल। फिर हेक्सागोनल, ठीक है, थर्ड। फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। फिर फिफ्थ ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। सिक्स्थ ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें से कई स्ट्रक्चर आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, कुछ नए भी हो सकते हैं। और लास्ट है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, है ना। इसको याद रखने की ट्रिक लाइव सेशन में मिलेगी। डोंट मिस द लाइव सेशन, डोंट डेयर टू मिस द लाइव सेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। नहीं तो एक क्वेश्चन, और जे एडवांस में तो पैसेज भी आ जाता है, गया काम से, ठीक है। चलिए, अब एजेस, एजेस में बताऊं आपको, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है क्यूबिक के लिए, आपको पता ही है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ पे भी वही हाल है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यहाँ A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये बहुत मजा आ गया, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो गया है। पहले दो में दोनों इक्वल, अगले में एक कट, नीचे तीन में पूरे कट। आराम से याद हो गया। बुक में एनसीईआरटी देखोगे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हालत खराब हो जाती है। ऊपर से ये भी याद रखना है। आइए, इंटरस्टिशियल एंगल्स में आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सीधे यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप सोच रहे होगे सर कैसे लिख रहे हैं, कौन सा 90 है, क्या है? वेट कीजिए लाइव सेशन का, आपको बताऊंगा मैं कि मैं किस ट्रिक से रैंडमली लिख दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, ठीक है, एक तो आपका ये है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मैं इन सभी क्रिस्टल के आपको प्रिंटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखता कैसा है कलर, ये भी आपको मैं शेयर करूंगा, तो एक बार उसे देखिए जरूर, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे अनस्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ना तो ये तीनों में से कोई सेम है और ना इसके, तो नाम में ही आंसर है ट्राइक्लिनिक, ट्राई लिखा है ना, सब कर दो। ना कोई एंगल आपस में सेम है और ना वो 90 डिग्री के। 90 डिग्री एक स्टेबल एंगल है, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, एक ही बच गया, सब हो गए बस। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नोट कीजिए जरा अच्छे से।
नोट कीजिए। तो कितने आसानी से मैंने ये बना दिया आपके सामने। ठीक है भाई, आई होप आप सीख गए हैं इस बात को और कभी कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए अब आपको क्या बताऊं, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, ये 3 1 1 2 1 4 2 3 1 1 ये एक लैंडलाइन नंबर है, सॉलिड स्टेट का लैंडलाइन नंबर है, जिसे आपको एक ट्रिक यही सिखा देता हूं, आप भी क्या याद करोगे। लैंडलाइन नंबर ऑफ सॉलिड स्टेट, लैंडलाइन नंबर ऑफ सॉलिड स्टेट, बिना एसटीडी कोड के डायल करें, एसटीडी कोड ना लगाएं, अपनी सिटी का एसटीडी कोड ना लगाएं। नंबर है 311214 2, बहुत आसान नंबर है। 21 2 42, लास्ट का तो बहुत आसान हो गया, 311214 2, ये भी एक सीक्वेंस में है। ठीक है, अब नेम ऑफ ब्रेविस लैटिस, ठीक है, नेम ऑफ ब्रेविस लैटिस कैसे याद रखेंगे, देखिए सब में पहले प्रिमिटिव लिख दो। पी प्रिमिटिव मतलब होता है सिंपल, सिंपल यूनिट सेल, अभी बताऊंगा इनका मीनिंग। सिंपल यूनिट सेल तो बेटा सब में ही होती है, सब में पहले प्रिमिटिव लिख दो, एंजॉय करो लाइफ। हो गया, अब जहां जहां 1 है उनका आंसर पहले ही मिल गया। पी स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल, लिख लेना सिंपल। अब आपको बताऊं यहाँ पे कितने हैं, 2 लास्ट वाले में। अब जरा यहाँ से चलते हैं, तो प्रिमिटिव या इसी को कहते हैं सिंपल क्यूबिक, दूसरा आता है बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और थर्ड होता है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, आ गया समझ में। फिर यहाँ एक है, यहाँ एक है, छोड़ दो। ये जो दूसरा है ये बॉडी सेंटर्ड होता है, बीसीसी मत लिखना क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा, टेक्निकली वो बीसीटी होगा, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, तो बीसी लिखिए। जहां भी एक ये बीसी आ गई। अब सुनिए, अब यहाँ है 4, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आ जाएगा, सबसे ज्यादा ब्रेविस लैटिस किस में होते हैं, तो होता है ऑर्थोरोम्बिक। तो 4 कौन से होते हैं, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड, और फिर एक होता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। और यहाँ 2 ही हैं, तो प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। इसकी भी एक ट्रिक याद रखिए कि चलो बता देता हूँ, बता दो, बता देता हूँ। एंड यानी अंत, अंत प्राप्त कब होता है, जब ओ मिल जाए, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक। ओम अंत है, शुरुआत है, और अपना एंड सेंटर्ड भी लास्ट में ही है, तो लास्ट के 2 ही में एंड सेंटर्ड है, बाकी कहीं नहीं। समझ गए, क्लियर हो गई बात। अब एग्जाम्पल्स, हाँ ये कॉलम आपको याद करना पड़ेगा, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ बेटा। ये कुछ एग्जाम्पल्स वैसे याद कर लीजिए, वैसे एग्जाम्पल्स पूछे तो नहीं जाते हैं, बट हाँ कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स लिखो, क्यूबिक के, गोल्ड सिल्वर लिखो बेटा, गोल्ड सिल्वर, नीड नॉट टू मेमोराइज, है ना, मरकरी, Hg, NaCl, ये क्यूबिक होता है, ये याद रखिएगा, NaCl। फिर लिखो CS, जिंक सल्फाइड, ये सब सिलेबस में भी ये पढ़ने पड़ेंगे, जिंक सल्फाइड। फिर सीजियम क्लोराइड, यार ये क्यूबिक के ही हैं, ठीक है, यही लिख लेना, ऊपर लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता। देखो CSCl, सीजियम क्लोराइड, CSCl। फिर लिखो डायमंड, एक्सेट्रा। फिर सेकंड वाले के एग्जांपल लिखिए, सेकंड कौन है अपना, रोम्बोहेड्रॉन, देखो MgCO3, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेट्रा, ये तो अभी तक नहीं पूछा गया है। फिर थर्ड के एग्जांपल लिखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तो रेयर है लेकिन हाँ, आइस और ग्रेफाइट, ये भी लिख लीजिए, आइस एंड ग्रेफाइट, ये पूछा जा सकता है, आइस एंड ग्रेफाइट। फिर नेक्स्ट वाले का एग्जांपल SnO2, TiO2, एक्सेट्रा। इसमें मेन जो फेमस एग्जांपल्स हैं ना, सिर्फ उन्हें याद कर लीजिए। फिर हाँ, ये वाला जो है ना, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोरिक का, क्योंकि सबसे अनस्टेबल है। और आपको पता है आपके 2 फेवरेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसके कैटेगरी में आता है, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ब्लू विट्रियोल, इसलिए पूछा भी जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ब्लू विट्रियोल का स्ट्रक्चर ट्राइक्लिनिक होता है बेटा, ठीक है। और ये जो है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट सेल्स हैं, ऑर्थोरोम्बिक,
ये भी कई बार पूछा गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, घर पे ही देख सकते हो, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स उठाओ और देखो ये डायमेंशंस मैच होते हैं कि नहीं। मैच बॉक्स, इसके अलावा बेरियम सल्फेट एंड अल्फा सल्फर। और इसके बाद लास्ट है, इसका एग्जांपल है बीटा सल्फर, ठीक है, बीटा सल्फर एंड जिप्सम CaSO4.2H2। तो जो फेमस कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, उनके एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। प्लीज इसको नोट कीजिए अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं उनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, बिल्कुल किसी गलती की। तो ये टेबल हमने शानदार तरीके से बना लिया है, और आप देखेंगे कि IIT में इस पे एक मैच मैट्रिक्स भी आई हुई है, पूरे 8 नंबर की मैच मैट्रिक्स आई हुई है। जिस बच्चे को ये टेबल की डिजाइनिंग आती है वो कभी जिंदगी में गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। बस हाँ, कैसे बना है ये आना चाहिए, ये बनाया कैसे गया है ये आना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हुआ आपका ब्रेविस लैटिस। अब इसमें कई नोट पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। नोट 1 लिखिए, नोट 1 लिखो, मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम। फटाफट नोट पॉइंट लिख लीजिए। स्टेबल से तो आप 50 पॉइंट बना सकते हो, मैं कुछ बता देता हूँ। मोस्ट स्टेबल क्रिस्टल सिस्टम लिखिए, क्यूबिक। क्यों? ये भी इक्वल, एंगल भी 90 डिग्री। बाकी कहीं ये फैसिलिटी नहीं है, देख लो कहाँ कहाँ इक्वल था, यहाँ था तो एंगल 90 डिग्री नहीं है, बाकी तो कुछ इक्वल ही नहीं है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल सिस्टम क्यूबिक, क्यों? एज इज इक्वल, एंगल इक्वल और 90 डिग्री। फिर लिखो मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम, आंसर ट्राइक्लिनिक। ट्राई तो खुद चिल्ला के कह रहा भाई, ट्राई मैं खुद कह रहा हूँ। ट्राई मतलब 3, मेरे तीनों ना तो एक्सेस बराबर है ना तीनों एंगल बराबर है। उसके बाद भी अगर आप गलती करोगे तो आपको कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनस्टेबल सिस्टम बिकॉज A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिस्टल सिस्टम विथ A इक्वल टू B इक्वल टू C। कितने क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C है? 2 स्टार्ट किए दोनों, लिख लीजिए इक्वल टू 2, इंटीजर लिख लो 2, आंसर लिख दो क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। नेक्स्ट, अब ये देखो बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, सिस्टम विथ A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, आंसर लिख लीजिए HT, हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल। उसके आगे भी 2 लिख लो और लिख दो हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल। फिर देखो सिस्टम विथ A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तो आंसर आएगा 3, और वो है ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। टॉम ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम विथ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल, ये कुछ भी याद नहीं करना है, टेबल कैसे बनानी है वो सीख लो बस। सिस्टम विथ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू कितने हैं ऐसे सिस्टम? बोलिए 3। आंसर क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिस्टम विथ ओनली 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सिस्टम विथ ओनली 2 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हेक्सागोनल और ये आपका मोनोक्लिनिक, अच्छा, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट, सिस्टम विथ मैक्सिमम ब्रेविस लैटिस, मैच बॉक्स वाला सिस्टम। सिस्टम विथ मैक्सिमम ब्रेविस लैटिस, आंसर है ऑर्थोरोम्बिक। फेमस एग्जांपल मैच बॉक्स, फेमस एग्जांपल क्या है भाई? मैच बॉक्स। नेक्स्ट, सिस्टम विथ ओनली 1 ब्रेविस लैटिस, 3 है, ठीक है, 3 है, इक्वल टू 3, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड कौन है ये? ट्राइक्लिनिक, ठीक है। आगे बात समझ में? वो तो सामने दिख रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम हैविंग ओनली, नहीं, सिस्टम हैविंग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ऐसे कौन सा सिस्टम है जिसमें एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है? तो एंड तो अंत मतलब ओम, तो आंसर होगा 2। और कौन कौन से होंगे? ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ठीक है। भैया समझ में? चलो, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ये हो गए आपके कुछ नोट पॉइंट बता दिए मैंने। वैसे तो इससे बहुत सारे नोट पॉइंट बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे
यूनिट्स क्यूबिक ये डिटेल में अपने सिलेबस में है, इसके बारे में अब हम डिटेल स्टडी शुरू करते हैं। ठीक, तो हेडिंग लिख लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोगों को दो बातें तो पता ही हैं, एक A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। अब यही क्यों सिलेबस में है, इसका कारण है कि ये सबसे स्टेबल सिस्टम है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और थर्ड मोस्ट स्टेबल सिस्टम। ठीक है। अब क्यूबिक यूनिट सेल तीन टाइप के होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में या क्यूबिक सिस्टम में तीन ब्रेविस लैटिस होती है। कौन कौन सी? ए सिंपल क्यूबिक एससी या इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, प्रिमिटिव भी बोला जाता है, प्राइमरी। ठीक है। अब देखो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन सब का क्या मतलब है वो आपको सीखना है। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब, क्यूब देखिए बनाने के लिए, एक क्यूब बनाने के लिए मिनिमम 8 पार्टिकल तो लगेंगे। कॉर्नर तो चाहिए ना, बाकी कोई पार्टिकल हो या ना हो। तो सिंपल क्यूबिक में लिख लीजिए पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देखिए पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, मतलब ऐसा अगर है कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पे ही हैं, केवल पार्टिकल्स, ध्यान रखें ये डायग्राम में ऐसे बना रहा हूं, बट ऑल पार्टिकल्स आर टचिंग टुगेदर। ठीक है ना, 3D में सभी 8 पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूर दूर ऐसे जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑल पार्टिकल्स आर टचिंग टुगेदर। तो सिंपल क्यूबिक में आप क्या लिखोगे, क्या लिखा बेटा आपने कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या लिखा, पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब आपको मालूम है यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो a होती है, a। अब इस एक एक्सिस को मैं बाहर बनाता हूं, ये कैसा सीन होगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया मान लीजिए a, ये डिस्टेंस, ये मैंने ये वाला पार्ट इधर ले लिया है, ये a डिस्टेंस है। और मैंने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ है बेटा, पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर पे, बट दे आर टचिंग टुगेदर, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। यहाँ पे बोर्ड पे 2D में वैसा नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये टच कर रहे हैं, ये इनका रेडियस है, तो सिंपल क्यूबिक में आप समझ रहे होंगे कि a इक्वल टू 2r आएगा कि नहीं, a इक्वल टू 2r। मतलब अगर किसी सिस्टम में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो पार्टिकल का रेडियस एज लेंथ का हाफ होता है। अब a, b और c सेम है, इसलिए हमें अलग अलग इसमें a, b, c बताने की जरूरत नहीं है। तो द रेडियस ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू एज लेंथ बाय 2। एक ये बात हमने सीख ली। दूसरी 2-3 बातें हमें तीनों यूनिट सेल में देखनी आनी चाहिए। एक तो पार्टिकल कहाँ कहाँ है, दूसरा रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या है, और तीसरा पर यूनिट सेल एक्चुअली कितने पार्टिकल है। सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। सिंपल जैसे मान लीजिए इस रूम को हमें क्यूब कंसीडर कर लें। अब मैं आपसे कहूं कि इस रूम का जो कॉर्नर पे जो एक स्फीयर है, मान लो एक ब्रिक है, स्फीयर है हमारा, तो स्फेरिकल एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को हम स्फेरिकल मानते हैं, तो एक स्फीयर है। या बहुत कॉमन पॉइंट पूछूं कि ये जो कॉर्नर है ये कितने जगह कॉमन कराया जा सकता है, तो आप सोचेंगे और बताएंगे सर इस रूम में, इसके बगल में, ये वाला कॉर्नर, इसके बगल में, फिर इसके बगल में का कॉर्नर भी वही आएगा, इस रूम के इस साइड जो रूम है उसका कॉर्नर भी एक साइड का वही आएगा, और उस रूम के बगल में जो रूम है इस साइड, मतलब इस रूम के पीछे वाले रूम के बाजू में, मतलब ऐसा हुआ ना, ये रूम और इसके बगल में रूम, फिर इधर एक रूम, फिर इधर एक रूम, सबका सेंटर यही है। और इस फ्लोर के ऊपर भी 4 रूम होंगे, तो जो अपना ये टॉप है, अपने ऊपर वाले फ्लोर पे ये बॉटम होगा। तो मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो क्यूब का कॉर्नर है वो हमारे पास केवल ये कॉर्नर पे जो ब्रिक लगी है उसके हम केवल 1/8 के मालिक हैं, क्योंकि वही कॉर्नर अगर हम सेंटर पे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं 3D है तो वो तो 1/8 में शेयर्ड है। मतलब हम क्या कहेंगे कि इसका ये एक जैसे दिख रहा है ना पूरा, यहाँ जब मैंने 3D स्ट्रक्चर बनाया था
उसे पूरा पार्टिकल अपने पास नहीं है, उसका केवल 1/8 ही अपने पास है। तो अब हम क्या निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ठीक है। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, काइंडली डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एटॉमिक नंबर। तो इस पार्टिकल का अपने पास शेयर कितना है, 1/8, अभी मैंने समझाया, इनटू टोटल पार्टिकल्स हैं कितने, 8 इक्वल टू 1। मतलब क्यूब में जो हमें 8 पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो सभी अपने नहीं है, एक ही अपना है, समझ गए, एक ही अपना है। टोटल मिला के 18 पूरा अगर मिला दें हम, तो हमारे पास केवल उसका मतलब 8 में से एक ही पार्टिकल हमारा है, समझ गए। तो ये कहलाता है सिंपल क्यूबिक। और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम में होती है। सेकंड ले लेते हैं बी। प्रिमिटिव के बाद है आपका फेस सेंटर्ड, ले लेते हैं कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आंसर उसके नाम में ही देखिए, जब तक कॉर्नर पे पार्टिकल्स नहीं होंगे सेकंड क्यूब कनेक्ट ही नहीं होगी। नहीं समझ रहे हो, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, कॉर्नर तो चाहिए भाई, ज्वाइंट कैसे होगा ऊपर वाला फ्लोर नीचे वाले फ्लोर से, कम 4 पॉइंट पिलर पे तो ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, पार्टिकल कॉर्नर पे जरूर होगा। अब कॉर्नर के अलावा कहाँ होगा, वो यहाँ हिडन होता है, फेस सेंटर्ड, यानी फेस के सेंटर पे। तो देखिए पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज 1 पार्टिकल एट ईच फेस सेंटर। तो आइए फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये अब यहाँ पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे है बताया हमने, कहाँ कहाँ बताया, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, तभी क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। तो ये कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं ये, और सभी फेस सेंटर पे। तो क्यूब में कितने फेस होते हैं देखिए, 1 सामने, 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6 फेस। तो हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल आएगा, तो 6। एक ये बाहर वाला सामने वाला फेस है, उसका सेंटर कुछ इधर आएगा, और एक पीछे वाला सेंटर है, उसका सेंटर कुछ इधर आएगा। बॉडी के सेंटर पे मत बनाइए, वो क्यूब का सेंटर होता है। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, बताओ इस कॉर्नर वाले पार्टिकल का शेयर कितना है। आप कहोगे सर 1/8, और ये फेस सेंटर वाले पार्टिकल का शेयर कितना है, बोलो। सुनिए, ये वाली बॉल अगर एक पूरी 3D बिल्डिंग माने, ये वाली बॉल हमारी कितनी है, ये बगल वाले रूम में भी कॉमन है, मतलब दूसरे वाले कोई दूसरा फ्लैट ऑन और ओनर हो तो उसके में भी कॉमन है। तो हमारी क्या पूरी तोड़ दें, नहीं ना, हमारी तो आधी हुई ना। तो किसी फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल होगा वो इस सिस्टम में आधा ही है, आधा बाजू वाले का है, ठीक है। तो इसका शेयर कितना आ जाएगा, हाफ। तो जेड निकालो जरा, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो 1/8 × 8 फ्रॉम कॉर्नर प्लस 1/2 × 6 फ्रॉम फेस सेंटर, समझ गए। 1/8 × 8 कितना हो गया, 1 + 3 = 4। तो एफसीसी में पर यूनिट सेल 4 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अब एक चीज और निकालनी है कि रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ ए, रेडियस आर एंड एज लेंथ में रिलेशन। सुनना जरा, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। आप क्या करो, 4 क्रिकेट की बॉल्स को, इक्वल साइज क्रिकेट बॉल्स को ऐसे टच करके रख दीजिए, तो एक स्क्वायर बन जाएगा। समवॉट ये ऊपर वाला फेस दिख रहा है वैसा बन जाएगा, ठीक। अब एक सेम साइज के क्रिकेट बॉल को जब वो चारों को ऐसे टच करके स्क्वायर में रखोगे तो बीच में एक जगह खाली होगी, वॉइड। अब एक सेम साइज के क्रिकेट बॉल को उसके ऊपर रखो, क्या वो अंदर जाएगी, नहीं। स्लोली सॉफ्टली उसको प्रेस कीजिए नीचे की तरफ, तो धीरे धीरे ऊपर वाली बॉल आपकी कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो जब वो ऊपर वाली बॉल बीच में जो जगह थी, अपने आप तो जा नहीं रही थी, आपने जबरदस्ती उसको सेट कर दिया। तो ऐसा करके देख के बताओ कि क्या ये चारों बॉल एक दूसरे को टच कर रही है, जी नहीं। लेकिन चारों बॉल जो बीच वाली बॉल है उसको टच करेंगी। आप एक बीच में बॉल रखो और चारों तरफ उसके बॉल रख दो, चारों में से कोई एक दूसरे को टच नहीं करेगा, लेकिन चारों बॉल बीच वाले बॉल को टच करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली,
अगर ये ए है, अगर ये ए है ये, अगर क्या होता है ए है, दिस विल नाउ नॉट बी इक्वल टू 2r। पिछले केस में यहां पार्टिकल नहीं था फेस सेंटर पे, तो ये टच कर रहे थे। अब क्या होगा सुनिएगा, अब ये सभी पार्टिकल्स बीच वाले पार्टिकल को टच कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये पार्टिकल सब एक, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये ए है, समझ गए, एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, ए बी सी बन रहा है, ए बी सी, ए बी और यहाँ पे सी। सुनिएगा ध्यान से, अगर ये ए है, एच लेंथ ए, ये भी ए होगा क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो ये कितना होगा ए सी। ए सी कितना होगा यहाँ पे बताओ, ए सी हो जाएगा √2a। ए सी क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ए सी के अलोंग ही पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब मैं इस ए सी को बाहर ला रहा हूँ, ए सी को बाहर ला रहा हूँ, तो अगर इस ए सी को बाहर लाऊं मैं, ए सी को हम बाहर ला रहे हैं, ये रहा ए सी, कॉर्नर पे पार्टिकल, और ये रहा सेंटर पे पार्टिकल, ये टच कर रहा है। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है बोलो, ये है ए सी बना रहे हैं हम, ठीक। ए सी वाला पार्ट बाहर निकाल दिया है, ए सी वाला पार्ट बाहर निकाल दिया है, तो ये √2a है, पाइथागोरस √2a, और ये √2a इक्वल टू है कितना, ये देख पा रहे हो क्या आप लोग, ये r है, ये 2r आ जाएगा, पूरा डायमीटर आएगा, ये r है। तो यहाँ हम लिखेंगे √2a इक्वल टू 4r, आएगा कि नहीं, ये √2a है डिस्टेंस, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r, ये r, ये 2r और ये r, √2a इक्वल टू 4r। तो इसका मतलब कि BCC में रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन आएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, √2a/4, √2a/4 आ जाएगा। या फिर इसको और सॉल्व कर लो, इसको और सॉल्व कर लो, √2/2 से इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा, है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, √2/2 से इंटू करोगे, लेकिन कुछ लोग यही डाउट पूछ लेते हैं सर ये कहाँ से आ गया, 2a बाय क्या आएगा भाई 4√2 आएगा, तो ये 2 से कैंसिल कर दो, तो ये आ गया a बाय, और इसी का डाउट भेज देते हैं बच्चे, सर ये कैसे आया, समझ में नहीं आया। तो भाई इससे पहले कि डाउट आए मैंने आपको बता दिया है, कृपया नोट करें। तो रेडियस और एज लेंथ में FCC में क्या रिलेशन है बच्चों, क्या रिलेशन है बताइए, r इक्वल टू a/2√2। और अब आता है नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। FCC हो गया, सॉरी सिंपल क्यूबिक हो गया, FCC हो गया। अब थर्ड आएगा BCC। बस आपको स्टडी उसके अलोंग करनी है जहां पे पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। थर्ड है, थर्ड कौन सा है बेटा, थर्ड है आपका BC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेम में ही आंसर छुपा हुआ है, चेक करिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक चेक कीजिए। एक तो पार्टिकल्स कहां पे होंगे, पार्टिकल्स कहां पे होंगे बेटा, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे तो हर सिस्टम में कॉर्नर पे पार्टिकल रहता है, हो गए 8, और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर। फिर अब सुनो, सोचो, दिमाग लगाओ, 8 स्फीयर्स एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं, तो उस पूरे सिस्टम के बॉडी के सेंटर पे भी वॉइड होगा, फेस पे भी वॉइड होगा, ये था बॉडी के सेंटर पे भी वॉइड होगा। तो क्या बॉडी के सेंटर पे सेम साइज का एक बॉल अगर मैं ट्रैप करूंगा, तो क्या अभी भी 8 बॉल एक दूसरे को टच करेंगी, नहीं, सभी दूर हट जाएंगे, लेकिन ऑल 8 विल टच द सेंट्रल बॉल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट मीन्स कि अब हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिस स्फीयर इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ऑल 4। थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी ट्रायंगल बनाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बेटा √2a, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये a है, ये है √2a। आपको निकालनी है बॉडी डायगोनल, बच्चों को मालूम है बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब क्या होता है बच्चों, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो भाई। ये है a, ये है b, ये है c, यहाँ पे AC इक्वल टू आ जाएगा √3 होगा।
और AC है कितना? AC का सीन क्या है जानते हो? AC कैसा दिखेगा? मैं AC के बारे में बताता हूँ। ये है बॉडी डायगोनल, कॉर्नर पे पार्टिकल, बीच में पार्टिकल और फिर कॉर्नर पे पार्टिकल। ये है आपका AC। AC है, ये है AC। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? √3a। और ये R और R, तो √3a इक्वल टू कितना हो गया? AC √3a, देयरफॉर √3a इक्वल टू 4R। तो रेडियस कितना आएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में रेडियस कितना आएगा बेटा? √3a/4। तो ये रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन हो गया। और सुनिए जरा, एक कॉर्नर वाले पार्टिकल का शेयर कितना होता है? अभी आप सीख चुके हो। इसका शेयर होता है 1/8। और इसका कितना शेयर है? अगर आपके रूम में कोई पार्टिकल रूम के सेंटर पे रखा है तो बाजू वाले का है क्या कुछ? नहीं ना, तो अपना ही है पूरा, तो 100% शेयर होता है। तो इसका जो शेयर आएगा वो 100% होगा, यानी ये पूरा अपना माना जाएगा, यानी 1। तो अगर आपसे कहा जाए कि Z निकालिए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो आप कैसे निकालोगे? 1/8 × 8, समझ रहे हो? 1/8 × 8 कॉर्नर का शेयर प्लस 1 बॉडी के सेंटर पे और उसका 100% शेयर, तो ये हो गया Z = 2। नोट कीजिए प्लीज, नोट कीजिए बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। आई होप आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अब अगर हम इसका एक कंक्लूजन टेबल बना लें आपके लिए, ये देख लिया पूरा, नोट कर लिया। अब अगर हम एक कंक्लूजन टेबल बना लें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। कैसा? सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम, उसके बाद क्या क्या निकाला आपने? Z निकाला और रिलेशन बिटवीन R एंड A का रिलेशन ये पता करना। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव Z1, और यहाँ पे क्या आया था? R = a/2। सेकेंड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक Z2, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आया था √3a = 4R। तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा √3a/4। और अगर हम FCC में 4, FCC का Z देखो, 1 2 का 4, माय नेम इज लखन, गाना सुना है? तो सिंपल में Z1 होता है, BCC का Z2 होता है और FCC का Z4 होता है। तो यहाँ पे रिलेशन फेस सेंटर्ड फेस डायगोनल √2a = 4R। R = क्या आएगा? a/2 √2। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमने बना लिया, कंक्लूसिव पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं। कॉर्नर का शेयर 1/8, फेस सेंटर का शेयर 1/2 एंड बॉडी सेंटर का शेयर 1 होता है। अच्छा, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। हालांकि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें नहीं होती है क्यूबिक में, लेकिन लास्ट के 2 में तो है ना, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। उसका मतलब पता होना चाहिए कि एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होता है। लिखिए EC, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड सेंटर्ड? एंड सेंटर्ड में लिखिए पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ऑफ द सिस्टम along with one particle at either of two opposite face। 6 फेस है, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे 1 पार्टिकल, चाहे ये 2 या ये ऊपर नीचे वाले 2। ठीक है, तो एंड सेंटर डायग्राम कैसा बनेगा? मैच बॉक्स में होता है ना, तो इसमें मैच बॉक्स का डायग्राम ही बना लेते हैं। चलो मैच बॉक्स का डायग्राम बना लेते हैं, इस टाइप का होता है। ठीक, पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे बेटा? कॉर्नर पे, हेड कॉर्नर, और कोई भी 2 अपोजिट फेस सेंटर ले लीजिए, कोई भी 2 अपोजिट फेस सेंटर। मान लो मैंने ये ले लिया, तो एक यहाँ और एक यहाँ, बस, और कहीं नहीं। तो Z निकाल दो जरा इसका शेयर तो 1/8 आएगा। तो Z 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर का शेयर 1/2 होता है, तो 1/2 × 2, मतलब 1 + 1 2। मतलब एंड सेंटर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? जितने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है, BCC में है। प्लीज इसको नोट कीजिए, अच्छे से नोट कर लो बेटा।
तो आज के लेक्चर में हमने क्यूबिक यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस, ये सब बातें अच्छे से समझ ली हैं, पढ़ ली हैं। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसमें आपको आगे पैकिंग के बारे में बताऊंगा, क्रिस्टल्स की पैकिंग कैसे होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग क्या है, वॉइड्स क्या होते हैं, है ना। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में बातें करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।